सो फाइनली दोस्तों, जिस चीज का 140 करोड़ लोगों को इंतजार था वो पूरी हो चुकी है। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है मून के साउथ पोल के ऊपर, जहां पर अमेरिका तक लैंड नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट तक भेज रखे हैं मून के ऊपर, लेकिन फिर भी वो साउथ पोल के ऊपर नहीं उतर पाए। तो ये मुश्किल टास्क इंडिया ने कहा कि हम करके दिखाएंगे, और इंडिया ने फाइनली ये कर दिया है। तो फाइनली विक्रम लैंडर अब मून के साउथ पोल के ऊपर है, जिसमें से रोवर निकलेगा हमारा, जिसका नाम प्रज्ञान है। वो अपने एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे मून के उस सरफेस के ऊपर जहां पर अब तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। सो अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या क्या खोज करेंगे हम मून के ऊपर। तो भैया देखो, सबसे पहले तो वहाँ की मिट्टी, केमिकल वगैरह उन सब का एनालिसिस होगा, और इसी के साथ साथ अगर वाटर की खोज की जा सकती है या बर्फ़ की खोज की जा सकती है तो फिर तो वो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। हालांकि ये जो रोवर है हमारा प्रज्ञान रोवर, ये सिर्फ एक दिन ही चलेगा मून के, यानी कि पृथ्वी के करीबन 14 दिन तक चलने की ही गुंजाइश है इसके अंदर। अब आपको हो गया यार, नासा का वो परसिवियरेंस रोवर जो मार्स के ऊपर भेजा था, उसको तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो तो अब भी चल रहा है भाई। वो सोलर ऊर्जा पे चलता है, उसको एनर्जी मिल रही होगी, लेकिन जिस साइड पे हमने अपना रोवर भेजा है मून के, उस साइड पे बिल्कुल डार्कनेस है, सूरज की धूप वहाँ पर नहीं पहुँचती है। तो कैसे सोच सकते हैं कि ये किसी तरीके से चल जाएगा सोलर एनर्जी से? तो वो तो नहीं होने वाला। तो ये करीबन 14 दिन चलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और 14 दिन के अंदर जितना भी डेटा गैदर किया जा सकता है वो एक कमाल की चीज़ होगी, इसरो के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए, क्योंकि काफ़ी जानकारी इससे मिलने वाली है। और कहा यह भी जा रहा है कि हमारे रोवर के अंदर इनसाइड केमिकल एनालिसिस की भी कैपेबिलिटी है, तो हम वहीं पर केमिकल का एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद में डेटा चला जाएगा इसरो की तरफ में। तो यहाँ पर अगर हम अपना बजट भी देखें तो चाइना, यूएस, सोवियत यूनियन, ये पहले भी मून पर जा चुके हैं, हालांकि साउथ पोल के ऊपर नहीं गए हैं। तो उस हिसाब से हम पहले ऐसे देश बन जाते हैं जो कि साउथ पोल के ऊपर लैंड करे हैं। लेकिन बजट की अगर बात की जाए तो भाई बजट तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मतलब आदि पुरुष 700 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन उससे भी कम बजट में हमने चांद पर चंद्रयान 3 को भेज दिया, जो कि करीबन 615 करोड़ के बजट में पहुंचा है। बट इसका कंपैरिजन अगर आप रशिया के लूना 25 से करोगे, जो कि काफ़ी जल्दबाजी में किया गया मिशन था, मतलब 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया, 21 अगस्त को क्रैश कर गए, उसमें 1600 करोड़ रुपए लगा दिए थे इन्होंने, लेकिन चंद्रयान 3 ने बहुत ही सस्ते में ये काम कर दिया। खैर, लूना 25 भी अपनी गलतियों से सीखेगा, जिस तरीके से हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है। देखो, हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 की अचीवमेंट को कैरी करके, उसकी गलतियां हटा के, उसमें इंप्रूवमेंट ला के हार्ड लैंडिंग कर डाली है मून के ऊपर। मतलब आप देखो, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर फिर भी काम कर रहा था, तो वो पार्शली सक्सेसफुल मिशन था, तो उसकी वजह से भी चंद्रयान 3 को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली लैंड करने में। और अब जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन करवाएगा। मतलब यहाँ पे जो लैंड किए गए हमारे रोवर हैं, लैंडर हैं, वो सिग्नल भेजेंगे चंद्रयान 2 के सैटेलाइट को, उसके बाद में वो इसरो को भेजेगा। तो इस तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन चलेगी हमारी पृथ्वी से मून तक की। तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है चंद्रयान 2 मिशन। अब कई सारे लोग ये समझ रहे थे कि रशिया का जो लूना 25 है वो प्रॉब्लम पहुँचाएगा चंद्रयान 3 के साथ में, क्योंकि वो क्रैश लैंडिंग कर चुका है, और क्रैश लैंडिंग के बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मतलब क्या पता डिब्रीज वगैरह उछल पड़े और कुछ दिक्कतें आ जाए। तो ऐसा नहीं था, इसरो के एक्सपर्ट ने कह दिया था कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम पे प्रेशर आ चुका है अब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो क्रैश कर चुके हैं और हम एक बार कर रखे हैं। तो ये दूसरा अटैम्प्ट है हमारा, तो हमें क्रैश नहीं करना है। तो थोड़ा बहुत प्रेशर उस चीज़ का था, लेकिन जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ इसके अंदर यूज़ की गई थी, इसमें सारी कैलकुलेशन बहुत ही प्रिसाइज वे में की गई थी, क्योंकि लूना 25 की जो कैलकुलेशन थी वो गड़बड़ा गई थी, जिसकी वजह से वो क्रैश कर गए थे। लेकिन इसके अंदर थ्रोटल इंजन था जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा था पावर को, थ्रस्ट को, और उस हिसाब से इनकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट रही थी। इसमें वेलोसिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन था, मतलब कि आप वर्टिकल ही नहीं हॉरिजॉन्टली भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर लग रहा है कि भैया बहुत तेज़ी के साथ में नीचे जा रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ डीबूस्टिंग टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर यूज़ की गई थी, मतलब कि लैंडिंग साइट को ये चेंज भी कर सकता था। अगर लगता कि भाई यहाँ का सरफेस सही नहीं है तो उस जगह भी, मतलब इस तरीके की चेंजिंग कर सकता था। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने लाइव देखा है तो आपने देखा होगा कि पहले 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे थे मून के, और उसके बाद में 7 किलोमीटर पे आए, वहाँ पे थोड़ा होवर किया, उसके बाद में 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच गए, उसके बाद में वहाँ थोड़ा होवर किया, इसके बाद में 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच के होवर किया। होवर माने मतलब थोड़ा सा रुके हम ये एडजस्ट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी, वो 1900 मीटर की ऊंचाई पर ही एकदम से गायब हो गए थे,
सिग्नल विग्नल कुछ नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच के जिस तरीके से होवर किया और जो तालियां बजी, उससे समझ में आ गया था कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अब मून पर लैंड करने से। जिसके बाद में धीरे 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 करके हम लैंड कर गए और ये थी हमारी सॉफ्ट लैंडिंग। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं 8 पेलोड मौजूद है जो हमारा लैंडर है उसके अंदर, और उसमें एक नासा का भी पेलोड मौजूद है। और ये सारे ही पेलोड मिलके इसरो को डेटा भेजेंगे और वो हेल्प करेगा मून के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए जो भी हम करने वाले आगे। और आगे ही पता चलेगा क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से इमेज भेजी जाएगी बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि किस तरीके से अब हमें नई नई अपडेट देखने को मिलेगी चंद्रयान 3 से।